हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो आगामी कुछ ही दिनों में परीक्षा होने वाली है उसका मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में नए होंगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, काफ़ी इससे क्वेश्चन आपका आने का चांस बना रहेगा। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। पहला जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे गद्यांश, इसको आप खुद ही पढ़ के इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ के हम देंगे जवाब तो काफ़ी समय लग जाएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, इसका सॉल्यूशन आप खुद ही कीजिएगा पढ़ के, ठीक है। पहला क्वेश्चन का और दूसरा क्वेश्चन जो गद्यांश है पहला और दूसरा है पद्यांश। पद्यांश का क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भारी नहीं, बहुत आसान है, पढ़ के कर लीजिएगा, हो जाएगा। हम लोग खंड खा से पढ़ते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन समाचार के 6 ककारों में सम्मिलित नहीं है, तो 6 ककारों में सम्मिलित जैसे नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 ककार क्या क्या है थोड़ा हम आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए, एक एक करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ देगा। 6 ककारों का नाम लिखिए। तो पहला ककार यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, क्या, कहाँ, उसके बाद कौन, याद रखिएगा कौन, उसके बाद कब, है ना, उसके बाद यहाँ पर कैसे। कैसे, ये 3 ठो और याद कर लेना आपको, कैसे। यानी ककारों की संख्या कितनी है, 6। क्यों, क्या, कहाँ, कौन, कब, कैसे, ये 6 ककार हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे करके इसको देखते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक है। तो कविता के महत्वपूर्ण घटक इनमें से सभी, शैली भी होना चाहिए, भाषा भी होना चाहिए। टेलीविज़न कैसा माध्यम है, थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि माध्यम 2 प्रकार का यहाँ पूछेगा आपको। देखिए, जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको दृश्य माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दृश्य माध्यम। जिसको केवल सुन सकते हैं उसको श्रव्य माध्यम कहते हैं, श्रव्य माध्यम। और जिसको देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं उसको दोनों कहते हैं। तो यहाँ पूछा टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी टीवी, तो टीवी को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, दृश्य श्रव्य दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीचर किस शैली में लिखा जाता है, तो इसका आंसर याद रखिए कथात्मक शैली, कथात्मक शैली। अगला प्रश्न है, समाचार किस शैली में लिखा जाता है, तो इसका आंसर है उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो विविध की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर है 1936 में। अगला प्रश्न है, भारत में छापा खाना कहाँ खुला था, तो इसका सही आंसर है गोवा में। कब खुला था, अगर क्वेश्चन पूछ दे 1556 में, याद रखिएगा। सबसे पहले छापा खाना जो है गोवा में खुला था। छापा खाना का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग किया था, यहाँ लिख देते हैं गुटेनबर्ग ने, छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एंकर बाइट में बाइट का क्या क्या अर्थ है, शब्द, वाक्य, कथन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब माना जाता है, तो प्रथम दौर जो है इसका सही आंसर होना चाहिए 1995, याद रखिएगा 1995। यहाँ मिटा के लिख देते हैं, 1995 का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, चलिए इसे 1995, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अगर नहीं दे आपको तो 1993 मार सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से हम आपको बता देंगे क्योंकि ये किताब की कविता है। कहता है, मुझ भाई घन तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुए विकल। यानी जो ये कविता लिखा गया है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है अपने परिवार के बारे में, सरोज के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश क्यों तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सरोज के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ है, सरोज। सरोज कौन थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री थी। आगे देखते हैं, स्वर्गीय पुत्री थी जो मर गई थी, अकाल मृत्यु इनका हुआ था।
गत कर्मों का अर्पण कर में कर्मों से क्या तात्पर्य? तो इसका सही आंसर होगा पिता का कर्म, है ना, पिता कर्म कर रहा था। अगला प्रश्न, सबल का अर्थ क्या होता है? सबल का अर्थ होता है सहारा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VBI हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तभी हमने ऊपर में बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो यहाँ पे हम आपको एक और वीडियो बताए थे, उसमें से बताए थे कि देवसेना पूछे तो स्कंदगुप्त नाटक, और कार्नेलिया का गीत पूछे तो चंद्रगुप्त नाटक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, केदारनाथ सिंह कृत दिशा कविता का मूल संदेश क्या है? तो बाल मनोविज्ञान। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान के बारे में बताया। रघुवीर सहाय कृत तोड़ो कविता में तोड़ो का अर्थ क्या होता है? तो बाधा होता है। बाधाओं, आपके मार्ग में जितना भी बाधा था उसको तोड़ दीजिए, ये कहा कवि ने कहा है। सखी है कि पुछसी अनुभव मोह से प्रीति अनुराग बखनी तिल तिल नूतन हो, पंक्ति के कवि की है, तो इसको लिखा है विद्यापति। विद्यापति, ठीक है। अगला देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरित, यानी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरित मानस है वो कौन भाषा में? तो इसको याद रखिएगा, अवधी भाषा। अवधी भाषा। आगे देखते हैं, कहता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, हरगोविंद का रोम रोम का कल्पने लगा, देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं, ठीक अगहन धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे और इस 15 दिन में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। यानी ये चैप्टर जो है ये संवादिया का चैप्टर है। इनमें संवादिया में जो हरगोविंद जो है संवादिया का काम करता है। इसको लिखने वाला जो है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी है। तो वही बताता है कि हरगोविंद का रोम रोम कांपने लगा जब वो देखा देवर देवरानियों को कितना बेदर्द है कि वो लोग महल में आते हैं अपने परिवार के साथ, और यहाँ से जितना भी धन मन कर्जा जो है यानी कि चावल और चूड़ा ले जाके कर्जा, है ना, बड़ी बहुरिया के जिम्मे पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आज दिया हुआ पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। अभी आपने पढ़ा है फणीश्वरनाथ रेणु। आगे प्रश्न देखते हैं, हरगोविंद का क्या कार्य था? तो हरगोविंद का कार्य था चिट्ठी ले जाना। ठीक है, चिट्ठी नहीं, सॉरी, चिट्ठी ले जाना डाकिया काम है। हरगोविंद का काम था संवाद पहुंचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोम रोम कल्पने लगने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा कि अत्यधिक दुखी हो जाना, है ना, मैंने दुखी हो जाना। चलिए, ऊपर में क्या लिखा था, कितने देवर भी कितने बेदर्द हैं, तो इसका सही आंसर होगा निर्दयी होना। गलत लगा दिए इसको, निर्दयी होना। चलिए आगे देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पास से लिया गया था? अभी हमने बताया था आपको संवादिया से। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचित कुटज किस विद्या की रचना है? तो कहानी है, कहानी है। आगे देखते हैं, ममता कालिया कृत दूसरा देवदास कहानी में किस स्थान को केंद्र रखा गया है? हर की पौड़ी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, असगर वजह द्वारा लिखित लघु कथा शेर में किसका प्रतीक? तो यहाँ पे आंसर तो दिख नहीं रहा है, इसका सही आंसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में देगा सत्ता का प्रतीक तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा सत्ता का प्रतीक। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेरनी मनके के पाठ में लघु निबंध नहीं है? तो सुमेरनी में पहचान है, बालक बच गया है, घड़ी के पुर्जे भी है, पहचान नहीं है, ढेले चुन है, बालक बच गया है, घड़ी के पुर्जे है। चलो आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी के कथाकार जो थे इसमें थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित स्मरण निबंध प्रेमचंद की छाया समिति भारतेंदु मंडल ने किस प्रमुख रचनाकार का चर्चा किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे देखते हैं, जहाँ कोई वापसी नहीं में किस स्थान विशेष की चर्चा है? तो इसका याद रखिएगा, जहाँ कोई वापसी में नहीं में अमझर का है, सिंगरौली का। आगे देखते हैं, इतिहास दिवाकर की उपाधि किससे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर गुलेरी जी का। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा आलोक पर्व। आलोक पर्व। चलिए अब हम लोग एक एक करके सब्जेक्टिव देखते हैं।
है ना। इसको पढ़ लीजिएगा और आप बना लीजिएगा। इसको पढ़ने से काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो फिलहाल इसको हम आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी है, इंटरनेट वरदान या अभिशाप निबंध लिखना है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इंटरनेट जो है अभी के ज़माने में अभिशाप है, वरदान है। क्यों है? क्योंकि देखिए इंटरनेट जो है आज के युग में इतना जो कठिन से कठिन कार्य जो होता था उसको चुटकी में सॉल्व किया है। कहे तो समय को बचाया है। आज मनुष्य को अगर किन्हीं के पास बात भेजना होता है तो इंटरनेट के माध्यम से तुरंत भेज देता है ना। तो इसके बारे में छानबीन करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देते हैं। यहाँ पे समझा देते हैं खा नंबर से। विद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों की उपलब्धता हेतु प्राचार्य को पत्र लिखना है। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेगा? आप जानते हैं कि फॉर्मेट इसका क्या बनता है। पहला हम लोग क्या लिखते हैं? सेवा में, ये याद रखिएगा, सेवा में, है ना। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके हम लोग क्या लिखते हैं? श्रीमान। उसके बाद श्रीमान के बाद क्या लगा देते हैं? जिसके पास लिखने रहता है उसके पास। तो यहाँ लिखने किसके पास दिया है? प्रधानाध्यापक। तो यहाँ क्या लगा देंगे? प्रधानाध्यापक। उसके बाद इसी के नीचे आपको नीचे लिखना है यहाँ पे विषय में क्या डालेंगे कि विद्यालय में पुस्तकालय एवं अन्य पुस्तक की उपलब्धता है। तो यहाँ लिखिएगा विद्यालय में पुस्तकालय, जिसको लाइब्रेरी कहते हैं, एवं अन्य पुस्तक की उपलब्धता के संबंध में लिखना या हेतु। फिर यहाँ आपको डैश देना है। उसके बाद क्या लिखना था? महाशय के बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके फिर से आपको क्या लिखना था? सविनय नम्र निवेदन है ना। अपने बारे में बता दीजिएगा, सविनय नम्र निवेदन की अपना वर्ग रोल नंबर बता दीजिएगा। इतना का छात्रा हूँ। लिखना कि मुझे पढ़ने में काफ़ी रुचि है ना, इसलिए मुझे कई तरह की किताब पढ़ने के शौकीन है। या तो अन्य बच्चों के भी बारे में बताना है कि विद्यालय में पुस्तक ना होने के कारण यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था उतना ठीक नहीं चल रहा है ना। इस सब के बारे में जोड़ जाड़ के बता देना है आपको। और लास्ट में आपको क्या बताना था? श्रीमान से मेरा निवेदन है कि समस्या का यानी विद्यालय में लाइब्रेरी या पुस्तकालय या अन्य पुस्तक उपलब्ध कराने का है दया प्रदान करें। ये आप लिख लीजिएगा, है ना। इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल इस स्क्रीन में होगा नहीं, इस कारण से हम छोड़ दिए हैं, है ना। इसको लिख लीजिएगा। अब संचार एक प्रक्रिया है। कैसे? तो संचार का मतलब क्या आता है कि जब किसी का बात या भावना एक दूसरे तक पहुंचता है तो उसको संचार कहते हैं। किससे पहुंचता है? संचार का अर्थ होता है चलना, यानी संचार की उत्पत्ति चर धातु से हुई, ठीक है। फिलहाल ये दोनों आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर हम यहाँ से आते हैं, ठीक है, यानी कि तीसरा से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहला जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक का बयान का साप्रसंग, यानी कि दोनों में से एक का करना है। तो चलिए हम इसका करके दिखाते हैं। इसका यहाँ पे पढ़ लेते हैं आराम से, उसके बाद हम लोग आराम से इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भरम वर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए वही प्रश्न का आंसर दिया हुआ है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, यानी ये पहला चैप्टर का है आपका, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, और तथा उसे पाना चाहते थे, परंतु तब स्कंदगुप्त देवसेना की ओर आकृष्ट ना होकर वह विजया को पाने के लिए ललचित था। यानी देवसेना चाहता था स्कंदगुप्त को और स्कंदगुप्त किसी और को चाहता था, यानी विजया को। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम का भ्रम पाले हुए थे, यानी कि उसका प्रेम पाना चाहते थे। देवसेना को जीवन में जो कुछ भी मिला वह उसे संभाल नहीं पाई। देवसेना ने अनुभव किया कि उसने जीवन भर की संचित पूंजी को लुटा दिया। जीवन की संध्या वेला में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, वह अपनी भ्रम का प्रायश्चित करती है ना। ये इसका आंसर है। चलिए पहला हमने कर लिया, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, है ना। एक कर लिए, ये काफ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा का। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्न है। एक, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है।
और दूसरा दिया है जियत दशा का वर्णन अपने शब्दों में करें। चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके। पहले करते हैं बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका इस शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 प्रश्न लाए। पहला प्रश्न जो आपको हमने पढ़ा था वो वाला दिया है कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका प्रभाव इस शहर पर क्या पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कवि ने बनारस शहर में बसंत आने का वर्णन अपने अनोखे अंदाज में किया है ना। कवि ने प्राकृतिक बसंत का जिक्र नहीं किया है, बल्कि जो पूरे महीने यहाँ जो छाए रहने वाला बसंत की ओर इशारा किया है ना। क्या कहता है कवि कि बनारस में तो हर वक्त हर पल बसंत छाया रहता है। बनारस में छाए बसंत का ऋतु विशेष से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऋतु वाला बसंत के बारे में नहीं बोला है। जो बनारस में लोगों का भीड़ रहता है, खुशी रहता है, उसी बसंत के बारे में चर्चा किया है। यहाँ तो पूरे वर्ष भर लोगों की भीड़ ऐसी लगी होती है मानो बसंती हर्षोल्लास ने यहाँ अस्थाई डेरा डाल लिया है। एक इसको पढ़ लीजिएगा और इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या तात्पर्य है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु की असहनीय ठिठुरन से कपाता आदमी बसंत की नर्म मुलायम हवा में स्वयं को संतुष्ट अनुभव करता है, यानी कि जब ठंडा रहता है तो आदमी ठिठुरता है, कांपता है, लेकिन जैसे बसंत आता है थोड़ा सा गर्मी लगता है तो आदमी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। उसी तरह बनारस के घाट के तट पर बैठे भिखारी जन श्रद्धालु से कटोरा भर धान पाकर तृष्ट और सुरक्षित अनुभव करता है। जब भिखारी लोग को है ना, श्रद्धालु जब कटोरा में कुछ डालते हैं तो वो संतुष्टि प्राप्त करता है, मानो कि उसके कटोरे में है बसंत का आगमन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, जियत दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर हम मुंह से बता देते हैं, सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो इस कहानी को जो जियत दशा है वो मोहम्मद मलिक जैसी जी ने बारहमासा में लिखा है ना। वे कहते हैं कि जब नागमती, एक स्त्री होती है नागमती, नायिका जो है नागमती, और उसका पति का नाम होता है रतन सेन। तो रतन सेन जब बाहर जाता है तो ठंडा का दिन होता है तो वो अपने पति को याद करके लिखती है। क्या लिखती है, ध्यान सुनिएगा, यहीं से आपको लिखना है। लिखिएगा कि मोहम्मद मलिक जैसी ने बारहमासा का वर्णन किया है और उसके अंतर्गत उन्होंने विरहनी नागमती से कहलवाया है कि विरह रूपी बाज उसके शरीर को नोच नोच कर खाता है, यानी ठंडा लगता है तो उसको कष्टकार होता है, इसलिए वो कहता है विरह रूपी बाज उसके शरीर को नोच नोच कर खाता है। विरह रूपी बाज ने उसके शरीर पर नज़र गड़ा रखा है। नागमती को लगता है कि यह बाज उसके मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ठंडा के कष्टकार के दिन में वो अपने पति को याद करके बाज का एग्जाम्पल देती है। तो इसको लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है, 5वां का इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे दिया पहला, 5वां का पहला, तो चलिए एक एक करके इसका आंसर करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है चौथा का, यहाँ चौथा लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है। कहता है लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। तो इसका सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी के बचपन से ही उनके घर का वातावरण हिंदीमयी था। माने उनको, रामचंद्र शुक्ल जी को बचपन से ही हिंदी काफ़ी प्रेम था। कहता है ज्यों-ज्यों उनका उम्र बढ़ा और ज्यों-ज्यों वे सयाने हुए, यानी तैयार हुए, वो उनका जो हिंदी साहित्य के प्रति उनमें अनुराग बढ़ता गया, यानी झुकाव बढ़ता गया। शुक्ल जी के घर में देखो यहाँ लिखा है शुक्ल जी जिस दिनों क्वींस कॉलेज में, तो इसको याद करिएगा, यहाँ पूछेगा ऑब्जेक्ट में कि रामचंद्र शुक्ल जी किस कॉलेज में पढ़े थे, क्वींस कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्हीं दिनों स्वर्गीय रामकृष्ण वर्मा उनके पिता के सहपाठी में से एक थे, है ना, दोस्त थे। शुक्ल जी के घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आई करती थी, ये भी याद रखिएगा, पूछिएगा किस जीवन प्रेस की पुस्तक आई करती थी, भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आई करती थी। कहता है परंतु उसके पिता उनसे ये किताबें छिपा कर रखते थे। क्यों रखते थे, कहता है क्योंकि उन्हें
डर था कि कहीं इन पुस्तकों को पढ़ लेने से बेटे का मन पढ़ाई से हट ना जाए, यानी कि हिंदी साहित्य को अगर पढ़ेंगे तो उनका मन जो है पढ़ाई से हट जाए। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ पाठक जी के गहरे मित्र भी बन गए थे। 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने अनेक हम उम्र हिंदी प्रेमियों की एक अच्छी खासी मंडली बन गई थी उनकी, है ना, यानी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इस मंडली में उनके कुछ मित्र थे, जैसे क्या मित्र थे, काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास, हालना, पंडित बद्रीनाथ, गौंड, पंडित उमाशंकर, ये सब थे, ठीक है ना। 3 को लिख के इत्यादि कर दीजिएगा, काफ़ी है। तब तक शुक्ल जी स्वयं भी लेखक बन चुके थे। इस तरह शुक्ल जी का हिंदी के प्रति झुकाव दिनों दिन बढ़ता गया, ठीक है। ये प्रश्न इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया है, ठीक है। ये नंबर खा है, इसको देख लीजिए, ठीक। इसका आंसर करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, कहता है लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत दिया, यानी उदाहरण दिया है। कहता है घड़ी से समय जाना जा सकता है, घड़ी के पुर्जों खोलकर समय जानने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि घड़ी का पुर्जा खोलेंगे तो घड़ी खराब हो जाएगा। घड़ी के पुर्जों का जानकारी किसका होना चाहिए? घड़ी साजों का होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, पूछिएगा घड़ी के पुर्जों का रहस्य किसके लिए उपयुक्त है? घड़ी साजों के लिए, ठीक है। घड़ी की पुर्जों की जानकारी घड़ी साजों को होती है। इसी तरह धर्म की पूर्ण ज्ञानकारी धर्मज्ञ वेद शास्त्र और धर्माचार्यों की होती है ना। इसलिए धर्म के विषय में जिज्ञासा हो तो धर्माचार्यों से जानो, स्वयं नौसिखिए की तरह धर्म की बखिया मत उधेड़ो, या उनके पुर्जे पुर्जे खोलकर मत बिखेरो, है ना, ये कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गा नंबर जो है यहाँ लिखा हुआ है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापान क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए लिखा है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर में सूनापान क्यों है? तो इसका सही आंसर है कि लेखक ने नवगांव के निकट अमझर गांव का जिक्र किया हुआ है। इसका नाम आमों के पेड़ की अधिकता होने के कारण पड़ा है। आगे देखिए, कहता है अमझर यानी आम के मौसम में इस गांव में अत्यधिक आम पेड़ों में झड़ते थे। अब अमझर गांव में सिंगरौली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा के बाद गाँव के अनेक गांव उजाड़ दिए गए, है ना। अमझर गांव के लोग भी वहां से पलायन कर गए। पलायन मतलब एक प्रोजेक्ट आया था, सिंगरौली प्रोजेक्ट, जिस कारण से नौगांव जो पंचायत था उसके अंतर्गत कई गांव उजाड़ दिया। तो जितना गांव उजाड़ा उसमें अमझर भी था। अमझर में जितना आम था वो भी उजड़ गया, जिस कारण से वहाँ के लोगों को वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, है ना। इस कारण से अब अंजार में सूनापन, यानी कि कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, सूना सूना लगता है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, ये हम लोग कर लिए, छठा पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है, दानानंद के किन्हीं 2 रचना को लिखिए। तो पहला रचना याद रखिएगा, लिख देते हैं दोनों का। पहला रचना जो है विरह लीला, याद रखिएगा, विरह लीला, ठीक है। ये धनानंद जी का रचना है, विरह लीला, लीला कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है। और दूसरा रचना जो है, ठीक है, दूसरा रचना जो है इनका सुजान सागर, इसको भी याद रखिएगा, सुजान सागर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब खा नंबर देखते हैं, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी वाला। चलिए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी का 2 कहानियों का नाम लिख लेते हैं। तो पहला कहानी जो है इनका बुद्धू का कांटा, याद रखिएगा, बुद्धू का कांटा लिख देते हैं, बुद्धू का कांटा, ठीक है। और दूसरा कहानी जो है इनका सुखमय जीवन, ठीक है, इसको मिटा कर लिख देते हैं, सुखमय जीवन, याद रखिएगा, सुखमय जीवन, ठीक है, सुखमय जीवन। इनका 2 है। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है इनका, पूछेगा आपको कि
यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि इतिहास दिवाकर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। दिवाकर, इतिहास दिवाकर की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो इन्हीं को किया गया था, याद रखिएगा इनको, इनको पंडित चंद्र शर्मा गोलेरी जी को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किन्हें एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके देते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है पहला, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। जब उनका पोता ने पूछा था कि झोपड़ी जल गया तो हम लोग कहाँ रखेंगे, तो सूरदास ने जवाब दिया कि हम दूसरा बनाएंगे। तो उसका पोता ने पूछा कि फिर जल जाएगा, तो उन्होंने फिर बताया कि दूसरा बनाएंगे। इस तरह करके पूछा, हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस संदर्भ में कथन का विवेचना करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए इसका आंसर ये है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास का संघर्षशील व्यक्तित्व सामने आता है। इसको पढ़ लीजिएगा। उसका प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं, यानी बदला लेने में विश्वास नहीं, वह पुनर्निर्माण करना चाहता है, यानी अपना जो नुकसान हुआ उसके बदले वो बदला नहीं लेना चाहता है बल्कि दोबारा बनाना चाहता है। कहता है हार कर रोने की बजाय हंसते हुए हार स्वीकार कर फिर से जीतने की भावना उसके मन में थी, इसलिए झोपड़ी के भैरव द्वारा जला दिए जाने पर बार बार दोबारा झोपड़ी बनाने की बात वह कहता है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यह बच्चों का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चों के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, देखिए इसका सेकंड का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, वही क्वेश्चन है, बच्चों का अपनी माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चों के सारे संबंध का जीवन चरित्र है, क्योंकि बच्चा माँ के दुग्ध पान के समय उसके साथ साथ उसके स्पर्श और गंध द्वारा ममता भी प्राप्त करता है ना। यानी कि दूध तो पीबे करता है, साथ साथ उसके स्पर्श से ममता भी यानी प्यार भी प्राप्त करता है बच्चा। वही कहता है, आगे कहता है, माँ का दुग्ध पान करते समय बच्चा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। ठीक है, वह सारे वातावरण से स्नेह और ममता प्राप्त करता है। माँ के अपनात्व द्वारा संस्कारों का प्रदान भी बच्चों में दुग्धपान के माध्यम से होता है, यानी कि संस्कार जो माँ देती है अपने बच्चों को दुग्धपान के माध्यम से ही देती है। बच्चों को माँ, नारी, मित्र, संरक्षक सभी का सुख एक साथ देती है। ठीक है, तीनों के साथ देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां एक प्रश्न देना है, अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरा करता जैसा गिरा करता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरा करता जैसा पहले गिरा करता था, क्योंकि नदियों के किनारे बांध को बनवाया गया ताकि नदियों के जल को रोका जा सके। सभी राजाओं ने पानी को रोकने के लिए तालाब और बड़ी बड़ी बावंडियाँ बनवाई है ना, जिनमें वर्षा का पानी रुक सके और धरती के पानी को जीवित रखा जा सके। तो नदियों के किनारे जब बांध बना दिया तो है ना, क्यों बनाया, ताकि धरती का पानी जीवित रखा जा सके। इस प्रकार आप वर्षा होने पर पानी के अच्छे प्रबंध के कारण ऐसा लगता है कि अब कम वर्षा होती है। ठीक है, एक प्रश्न और है, बाकी खत्म हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। सेट 2 जो है वो अगला वीडियो हम कर देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमें दिया है, पहाड़ों की चढ़ाई पे भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उसके चरित्र की विशेषता बताना है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार ये जो वीडियो हो पूरा समाप्त हो गया मॉडल सेट 1 का। हम लोग सेट 2 जो है कल लाएंगे, इसको फिलहाल देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।